अभी जो ऑडियो आपने देखी, जब आपको हम ऑडियो सुनवाने लगे तो आपने कहा कि हमने बहुत दफ़ा ये ऑडियो देखी है, सुनी है। तो हमने भी सुनी, लेकिन आप जितनी बार ये ऑडियो सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा खेल जो है वो खेला गया है। अभी हमने, मुझे ये लफ्ज़ भूल गया था, वो ऑडियो सुनी तो याद आया कि चुप करके, इस चुप करके के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ वन बाय वन। और यूँ तो अगर मैं इस फॉरेन फंडेड फितना जिसका नाम इमरान ख़ान है, मैं एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि ये इस शख्स का मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती। और ये वो शख्स है जिसको मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से अंदर ना आने दूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है, क्योंकि इसका सच जो है वो आवाम के सामने लाना है, इसका चेहरा आवाम को दिखाना है, क्योंकि ये झूठ बोलता है और झूठ पे झूठ बोलता है, तो वो मुझे करना पड़ता है। तो अगर मैं इसके झूठ गिनवाने लगूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन इसके झूठों की फहरिस्त जो है वो इतनी तवील है कि वो ख़त्म नहीं होगी अगर मैं इसके कारनामे गिनवाने लगूं। लेकिन हम अपनी अब तवज्जो जो है वो अभी इस ऑडियो पे रखते हैं। और बहुत सारी ऑडियोज़ आई, प्राइम मिनिस्टर हाउस का डेटा भी लीक हुआ, ऑडियोज़ लीक हुई, मेरी ऑडियोज़ भी लीक हुई। और मगर मैं ये समझती हूँ कि वो तमाम ऑडियोज़ एक तरफ, वो तो बिनाइन ऑडियोज़ है ना। और मैं आज ये दावे के साथ भी कह सकती हूँ और आजिज़ी के साथ भी ये चीज़ कह सकती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की कितनी भी ऑडियोज़ सामने आ जाएं, मुस्लिम लीग नून की जो आपस की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस हैं, चाहे वो घर पे हों या वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हों, कभी आपको कभी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ना है, ना हुई है, ना होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपना मफाद, सियासी मफाद कुर्बान कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद पे, पाकिस्तान की सलामती पे मुस्लिम लीग नून कभी समझौता नहीं करेगी। तो हमने बड़ा सुना जब इसको पता चल गया कि इसकी हुकूमत जाने वाली है और इसके मेंबर्स, इसके अपने मेंबर्स इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने वाला है, तो साजिश कॉन्स्पिरेसी की हमने सुन सुन के हमारे कान पक गए। मुझे तो पहले दिन से पता था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, लेकिन जाहिर है कि जब एक शख्स इस तरह झूठ बोले, वो वज़ारत उज़्मा के 4 साल गुजार कर जब वो टीवी पर आए और सियासी जलसों के अंदर वो एक कागज़ लहराए और कहे ये साइफ़र है, ये ख़त है जो मुझे आया है, तो इंसान सोचने पे मजबूर तो हो जाता है ना कि ये क्या बात कर रहा है। हो सकता है भाई किसी ने धमकी दी हो। मुझे बहरहाल पहले दिन से पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि इमरान खान कभी सच बोल सकता है। तो साजिश तो हुई, लेकिन वो साजिश ना मुस्लिम लीग नून ने की, ना पीडीएम ने की, ना पीपल्स पार्टी ने की, ना वो इस्टेब्लिशमेंट ने की, ना वो किसी और मुल्क ने की, ना वो किसी गैर मुल्की सफ़ीर ने की। वो साजिश हुई है और उस साजिश का मास्टरमाइंड फॉरेन फंडेड फितना इमरान खान है। और उसके जो अकम्प्लिसेस इन क्राइम हैं, उसके जो एडर्स हैं, अबेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उसके अंदर उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म ख़ान, उसके अंदर जो उस वक्त के फ़ॉरेन मिनिस्टर, इस फितना की हुकूमत का जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और इनकी जो जमात है उसका जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, ये 3 लोग उसमें शामिल हैं और इस गैंग का सरबराह इमरान खान खुद है। और सिर्फ, और देखें अफसोस की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जिसके अंदर बैठ के अवाम की बेहतरी के प्लान बनते हैं, अपनी हुकूमत को किस तरह से उसने डिलीवर करना है, जो मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं, इकॉनमी कैसे बेहतर करनी है, सिक्योरिटी कैसे बेहतर करनी है, आवाम आदमी को रिलीफ कैसे देना है। मैंने तो 4 साल जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ मैंने जो वक्त गुजारा, उसमें तो मैंने यही देखा कि कभी हेल्थ प्रोग्राम बन रहा है, कभी डार साहब के साथ इकॉनमी पे बात हो रही है कि जीडीपी को कहाँ तक लेकर जाना है,
और जो अभी क्योंकि तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो आवाम को मैक्सिमम रिलीफ पास ऑन करना है। मैंने तो ये बातें सुनी हैं। मुझे तो पता नहीं था कि अवाम के जो नुमाइंदा है उसके दफ्तर में बैठकर, पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में बैठकर कोई वज़ीर आज़म, भले वो जाली वज़ीर आज़म हो, वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के ताने बाने बुनेगा। और फिर सिर्फ साजिश नहीं हुई, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी कि मुझे मुल्क से मुझे वज़ारत उज़्मा से निकाल रहे हैं या मेरा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है। ये टैंपरिंग हुई है। ये इससे ज़्यादा सीरियस बात हुई है कि आप कहते हैं एक साइफ़र आया है तो वो आप उसको कह रहे हैं कि चुपके से वो जो साइफ़र है उसको अवाम को क्या पता। असद उमर ने इतना क्रेडिट मैं असद उमर साहब को देती हूँ कि उन्होंने कहा कि सर ये कोई लेटर तो नहीं है, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट का लोगों को क्या पता, साजिश बनाओ ना। जैसे बेगम साहिबा ने फरमाया था कि अरसलान बेटा सब कुछ साजिश में छुपा दो, गद्दारी में छुपा दो। जो कोई हम पे तनकीद करे, चाहे वो तोशा खाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, कुछ भी हो, कहो जी ये तो गद्दारी के साथ लिंक कर दो। तो खुद उन्होंने भी यही किया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठकर। आपने पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ आपने टैंपरिंग की, आपने जालसाजी की, आपने उसको बदला। और अभी जैसे डार साहब ने आपको बताया और कल कैबिनेट मीटिंग में भी ये बताया गया कि वो साइफ़र जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और उसका जो वो था कॉपी थी वो वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। जहां आप 2000 पानी की बोतलें मिनरल वाटर जाते जाते, बड़ा सुना था ना, एक डायरी लेके गए और चुपके से निकल गए। 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे आप उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए, क्योंकि आपने टैंपरिंग की थी, क्योंकि आपने जालसाजी की थी, आपने उसको तब्दील किया था। और आपने ये सोचा कि अवाम तो बेवकूफ़ है, चुप करके ये कर दो, लोगों को क्या समझ आएगी। इससे आपने पाकिस्तान की जो इज्तमाही दानिश है, पाकिस्तान की जो इज्तमाही अकल है, समझ है, फ़हम फ़रासत है, उसको आपने उसकी तज़लील की है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम से, और सबसे ज़्यादा माफ़ी आपको अपनी जमात से मांगनी चाहिए जिनके सामने खड़े होकर आपने वो झूठा ख़त लहराया और झूठ बोला साजिश का, और उन्होंने मान लिया। उनके बारे में अब मैं क्या बात करूं। और आज वो कह रहे हैं कि बात ज़रा सुने तो सही, मतलब शैतानी ज़ेन की इख्तरा के साइफ़र तो है ना। अब जो लोग ये बात करते हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि अमूरे जो हुकूमत होते हैं, मामले कहते हैं, वो चलाए किस तरह से जाते हैं। और आपने साजिश की पाकिस्तान की, अपनी हुकूमत जाने के लिए आपने बहाना गढ़ना था कि मैं बाहर निकल के यतीम मस्कीन बन के लोगों को बताऊं ओ हो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई। लेकिन असल बात यह है कि आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, आपने साजिश की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, आपने साजिश की पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़, आपने साजिश की पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ख़िलाफ़, आपने साजिश की सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के उसके ख़िलाफ़। और आज मुझे ये बताया जाता है, मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ये बता रहे थे कि कोई मुल्क आपको कोई ख़त लिखने पर तैयार नहीं है। ये फॉरेन फंडेड फितना पाकिस्तान के ऊपर 4 साल हुक्मरान रहा, पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा, कि आज भी हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ये जिस जगह पहुंचा गया है, हम अभी भी उसको स्टेबलाइज करने के उस पोजीशन में नहीं आए। इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है कभी किसी ने इसका अंदाज़ा किया? और फिर ये पैटर्न देखें, फॉरेन फंडिंग के अलावा आपने जाते जाते आइन तोड़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आपके खिलाफ फैसला आया कि आपने आइन शिकनी की है, वो बच के चुप करके निकल गया। और अब अभी इससे पहले जो ऑडियोज आई थी शौकत तरीन की और इसके मिनिस्टर्स की, जो कह रहे थे कि IMF की ट्रांश आने वाली है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास, तो ख़त लिख दो ताकि इनको ये पैसे ना मिले। आपको अंदाज़ा भी है अगर पाकिस्तान को वो पैसे ना मिलते, अल्लाह करे वो दिन आए नवाज शरीफ के दौर की तरह, जब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार थे कि पाकिस्तान की IMF से जान छूट गई थी, हम कोई खुशी खुशी IMF के साथ डील नहीं कर रहे। ये डील इमरान खान करके गया था और जिसको फ्लाउट भी करके चला गया जाते जाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में चंद ही कदम का फासला था।
तो ये बचाया है अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क को, और आगे भी लेकर जाएंगे, इस मंझधार से इंशाअल्लाह ताला निकाल लेंगे। लेकिन देखें तो सही एक शख्स की करतूत कि उसने किया क्या है, और आज उसका इतना हौसला कि वो खड़े होकर पाकिस्तान के जो आने वाली नस्लें उनसे खिताब करता है। उस दिन एक कॉलेज में यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, कल मैंने सुना है या आज पता नहीं, वो KPK में कहीं खिताब कर रहा था और उनको ये कह रहा था बताओ किसने की है साजिश। तो बच्चों को पता चल गया किसने की है साजिश। पाकिस्तान के अवाम के जहन में तुम झूठ भर रहे हो, नफरत भर रहे हो, साजिश भर रहे हो। अल्लाह करे कि अब ये अगर किसी कॉलेज में जाए तो बच्चे इससे पूछें कि ये ऑडियोज क्या हैं, कि मुल्क के साथ खेलो, चुप करके ऐसे कर दो, किसी को क्या पता चलेगा। ये नाम ना लो, अच्छा ये भी नाम ना लो कि लोगों को दर्स दे रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमने ये करना है वो करना है, हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन नाम ना लेना। खबरदार किसी ने नाम लिया, गलती से भी नाम नहीं लेना, और नाम गलती से मुंह से जब निकल गया तो कहता ओ हो नहीं नहीं, ये वो मुल्क नहीं है, कोई और मुल्क है। मतलब खेल तमाशा। और सिर्फ ये कि नाम नहीं लेना, जब नाम ले दिया तो उसके बाद वहाँ से $25,000 पे आपने एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली अमेरिका से, जो और वो अमेरिकन्स की फर्म है, जिसको इसलिए हायर कर लिया गया कि अमेरिका से इमरान खान साहब के ताल्लुकात बेहतर करा दें। और वो जो फर्म है वो क्यों हायर की है, वो क्या कह रहे होंगे वहाँ जाके अमेरिकन्स को कि जी गलती से बच्चे के मुंह से नाम निकल गया, गलती हो गई, माफ़ कर दें, सियासत खेल रहा था, कोई बात नहीं, बच्चों के जहनों से खेल रहा था, सियासत में ये करना पड़ता है, गलती हो गई, माफ़ कर दें। है तो वो आपका ताबेदार ना, है तो आपका फर्मा बरदार, कोई बात नहीं, गलती हो गई, जाने दें। वो लॉबिंग फर्म और क्या कर रही है? मुझे आप ये बताएं कि किसी मुल्क ने, आप कहते हैं अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, कोई मुल्क आपके खिलाफ साजिश कर ले तो आप क्या उससे जाके माफिया मांगेंगे? उसमें लॉबिंग फर्म हायर करेंगे, उसके सफ़ीरों को बुला के मिलेंगे? पाकिस्तानी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को अमेरिका के खिलाफ नारे लगाओ, बाहर के मुल्कों में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, और अंदर बैठ के क्या कह रहे हैं, नाम ना लेना अमेरिका का। ओहो हो, मतलब आपने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है। क्या समझा है आपने कि वो आपके जो जमात में लोग बैठे हैं उनकी तरह उनकी अकलों पे भी पर्दे पड़े हुए हैं, उनकी आंखों पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। जिस तरह टीवी पे तकरीर में जो जज मोहतरमा थी ज़ेबा, उनको इसने ललकारा, बदतमीज़ी की। मुझे तो पता है इसका तो काम ही, इसकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है, ख़वातीन पर जुमले कसना, जुमलेबाजी करना। तो वही इसने जज ज़ेबा के साथ किया। और फिर वहाँ कल मैंने देखा जाके, कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। अगर कोई ऐसी, मतलब जिस गलती पे आप पकड़े जाएं वहाँ पर आप माफ़ी मांग लेंगे, जो गलती पकड़ी ना जाए उस पर वो गलती ठीक है। जज ज़ेबा वहाँ पर तशरीफ़ नहीं रखती थी। मेरा ख्याल है कि उनको भी किसी ने बताया होगा कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जो ख़वातीन के बारे में ये ख्याल करता, ख़बरदार तुमने उससे बात की। तो घर वालों ने शायद ये कह के उनको हटा दिया हो वहाँ से। तो देखें, ये है इमरान का किरदार, ये है इस शख्स का चेहरा, ये है इस शख्स का बातिन। और मैं ऐसे ही इसको फितना नहीं कहती, मुझे पता था, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई इन ऑडियोज से। मैं इसका और भी इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे वज़राए आज़म आए और गए। उसके अंदर हमारे जो निगरान वज़राए आज़म थे, जमहूरी वज़राए आज़म थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, डिक्टेटर्स भी आए, लेकिन आज तक गद्दारी का लेबल किसी वज़ीर आज़म के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पर लगा है। फांसियाँ चढ़ गए वज़राए आज़म, गोलियां खा गए, जिलावतन हो गए, 2 बार उम्र कैद सुन ली और जिलावतन हो गए, नाहक जेलें काटी, कैदें काटी। लेकिन जो बदनामी का, गद्दारी का दाग इसके चेहरे पे लगा है, वो बेइज्जती किसी भी वज़ीर आज़म के हिस्से में नहीं आई। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो 2 बार वज़राए आज़म रहे हैं
3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनके सीनों में राज नहीं होंगे? उनको साइफर्स नहीं आते होंगे? जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो उनको भी धमकियां दी गई, उनको भी लालच दी गई, उनको भी थ्रेट्स आए, उनको भी साइफर्स आए होंगे। फ़ोन तो आया, वो $5 अरब की जो इमदाद उन्होंने ठुकराई थी, तो उनको भी साइफर्स आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं आई होगी, साइफर्स नहीं आए होंगे। फ़ोन आ गया तो साइफर्स भी आए होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब वो जो लोगों ने इसके कहने पर पीटीआई के कारकुनों ने एब्सोल्युटली नॉट के गाड़ियों पे स्टिकर्स लगा दिए थे, अब उनको पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब उन स्टिकर्स का क्या करें? अमेरिका का नाम लेना है या नहीं लेना? और फिर आपने अभी डार साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए राना साहब, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल ख़त था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो ख़त ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो ख़त है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो ख़त नहीं है। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए, और फिर उस साइफर की आड़ में जो कभी था ही नहीं, उस साजिश की आड़ में जो कभी था ही नहीं, आपने इतनी घिनौनी साजिश की इस मुल्क के साथ। ये मुल्क कोई ओवल स्टेडियम नहीं है, कजाफी स्टेडियम नहीं है, 22 करोड़ का जीता जागता मुल्क है। आपने उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब कर दिए, आपने उसके सफारती ताल्लुकात ख़राब कर दिए, आपने उसके फॉरेन रिलेशंस को आग में झोंक दिया, आपने उसकी मईशत ख़राब कर दी। और फिर उस साजिश की बुनियाद पर जो कभी थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं, आपने पाकिस्तान के इदारों को आपने तनकीद का निशाना बनाया, उनको कंट्रोवर्सी में झोंका। उस साजिश की आड़ में आपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। उस साजिश की आड़ में जो कभी थी नहीं, आपने मीर जाफ़र और मीर सादिक और जानवर के लक़ब दिए लोगों को। अब पता चला है कि असल मीर सादिक कौन है, मीर जाफ़र कौन है, असल जानवर कौन है। आपने कहा कि जानवर इस न्यूट्रल जानवर होता है क्योंकि उसको कोई समझ बूझ नहीं होती कि क्या कर सही और क्या गलत है। तो आपने भी तो यही किया। आपसे बड़ा फिर जानवर कौन है इस दुनिया के अंदर, जिसको ये पता नहीं कि मैं अपनी सियासत की खातिर अपने मुल्क को और मुल्क की सलामती को दाव पे लगा रहा हूँ। और उसी साजिश की आड़ में जो कभी हुई ही नहीं, आपने शुहदा को तजलील का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए। वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, उसमें अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स से लेकर जूनियर ऑफिसर्स तक मौजूद थे। आपकी जमात ने और आपने शर्मनाक कैंपेन चलाई। आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी इदारे से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है, हम भी करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो लोग अपनी जान और खून के नजराने इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए पेश करते हैं, आप उनको झूठी साजिश की भेंट चढ़ा दें। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफ़र भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो अपने मालिक के साथ जो है वो वफा करता है। तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की और अपनी घटिया सियासत की खातिर तुमने मुल्क को अपने मफादात की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। और मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे हो। तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करने की करते फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ जो गद्दार के गिरबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। वो आज भी आज़ाद घूम रहा है, वो आइन तोड़ता है, आज़ाद घूमता है।
वो फॉरेन फंडिंग में बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता है और आज़ाद घूमता है। वो तोशा खाना की घड़ियाँ चोरी करके बेच देता है और आज़ाद घूमता है। अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि उनका कोई ट्वीट आया हुआ था, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान है, वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, उनको मुबारकबाद दे रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि जिसकी घड़ियाँ बेच के खा गया उसको किस मुँह से ये मुबारक दे रहे हैं? ताकि एक और घड़ी मिले। और मतलब समझ से बाला तर है ये बातें। वो क्यों खुला फिर रहा आज भी? क्यों कानून के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचते? और फिर मैं अपनी हुकूमत से ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर एफेड्रीन डाल दो, उसके ऊपर चर्च का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर हेरोइन का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर नारोवाल कॉम्प्लेक्स का मुकदमा बना दो, या मेरी तरह उस पर एडिंग और अबेटिंग का मुकदमा बना दो। जो एडिंग एंड अबेटिंग उस क्राइम में जो कोर्ट ने कहा हुआ ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि इसने आइन तोड़ा है, इसने पाकिस्तान का बैतुल माल का माल बेचकर खाया है, इसने फॉरेन फंडिंग ली है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसने हुकूमत पाकिस्तान और अपना प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए। और होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं है। और फिर किरदार देखें, भयानक चेहरा देखें और बातें सुने क्या करता है। पहले भी जब DGISI का तकर्रर हुआ तो वो झाड़ फूंक के नज़र हो गया, क्योंकि इसको आंखें, कान और नाक चाहिए थे। तो इसने अफवाज पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा। इसने दरार पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान के अफवाज के इदारे के अंदर, जिसकी दूसरी केसेस का जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो ARY पे लाइव बैठ के पढ़ रहा था कि जो अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो अपनी हाई कमान का हुक्म ना माने। और बात देखें, हिम्मत देखें इस शख्स की कि क्या क्या ग्लेरिंग चीज़ें इसकी सामने आई हैं, और जलसों में खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में बात करता है। जिस शख्स को गद्दार बनाकर, गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। हैरान हूँ मैं अपने ऊपर भी, इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर भी, कि ऐसा शख्स आज भी खुला फिर रहा है। और कोई बाइद नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और ऑडियो भी आ जाए, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, कि वो कहें कि हमने आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की। तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए? तुम्हारी तो पूरी फर्द जुर्म है पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात की। तुमसे कोई मशवरा करे भी तो क्यों करे? तो ये ज़रा पाकिस्तान की और हुकूमत की इज्तिमाई दानिश को झंझोड़ने का वक्त है कि खुदारा इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें और इसका चेहरा, असल चेहरा आवाम को दिखाएं और इसको कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। शुक्रिया। अच्छा उमर एक मिनट, उस्मान एक मिनट। आप सबको पता है कि मैं आखिरी सवाल का जवाब देने के बाद उठती हूँ, तो हौसले का, हिम्मत का मुजाहरा करें। जी जी, सीनियर तरीन है, एहतराम करना चाहिए। अच्छा पहले मैं जवाब दे लूँ, आपने इतने सारे सवाल इकट्ठे पूछ दिए, अब तीसरा भी पूछने लगे थे। शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की
और मैं ये समझती हूँ कि जो कमेटी बनी है कल इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये मामला इन्वेस्टिगेटेड है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैंने पाकिस्तान की तकदीर से खेला, और खेलो और चुप कर जाओ, उसके बाद आपको इतराफ़ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? हाँ, एक रस्मी कार्रवाई होती है जिसमें आप उसको भी बुलाएं, उसकी बात भी सुने, जिसमें आप, क्योंकि आप मुजरिम को एक मौका देते हैं, उसकी भी बात सुने। आप जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनकी भी बात भी सुने कि आपने ऐसे गलत काम में उनको रोका क्यों नहीं, उनकी मावनत क्यों की, उनकी बात भी सुने। आप जो भी असद उमर साहब की बात भी सुने, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात भी सुने। उनको एक एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन जुर्म साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये ऑडियो सबूत है, वो अपने ज़बान से इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमसे ये गुनाह हुआ है और मेरा अपनी हुकूमत से गिला जायज़ है। मैंने तो कहा है कि किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूँ, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने इमरान ने उसको इस्तेमाल किया। राना साहब, इसका जवाब आप देना पसंद फरमाएंगे? जी, इसमें माइक दे दे, क्योंकि राना साहब मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं। जी, इसमें ऐसा है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो गिला किया है, जो उन्होंने एतराज़ उठाया है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये दुरुस्त है। आवाज़ आ रही है? और जी, तो मैंने कहा कि ये एतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहबा ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। लेकिन ये बात मलहूज़ खातर रखी जाए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है, और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। इस सिलसिले में जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट की, 25 मई के वाक़यात के बाद मेरा ये बड़ा फॉर्म जो है वो एनालिसिस था और रिक्वेस्ट थी कैबिनेट से कि कैबिनेट जो है वो इस बारे में फ़ैसला करे और इसके ख़िलाफ़ म्यूटनी जो है वो बेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्ला जथे से हमलावर होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ़्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। और ये इतना बुज़दिल है कि ये उसी दिन जो है वो 25 मई को ये भाग गया था पेशावर, और उस वक्त तक वहाँ से नहीं आया जब तक कि इसने जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट ले ली। उस वक्त कैबिनेट ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला करने की बजाय एक सब कमेटी बना दी, और सब कमेटी के जब मामला सुपुर्द होता है तो फिर बात लंबी हो जाती है। कल जो है, कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला करेगी, और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो राना साहब ने अभी कहा कि इन्होंने कहा इत्तेहादियों की हुकूमत है। बिल्कुल, इत्तेहादियों की, हमारे साथ इत्तेहादी भी हुकूमत में शामिल है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये ना मेरा मुस्लिम लीग नून का मसला है, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ना ये किसी और इत्तेहादी जमात का मसला है, PDM का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। और मुझे ये बताएं कि जितनी भी जमातें बैठी हैं PDM में, सब मुहिब्बे वतन जमात हैं। जब आप उनके सामने ये बात आई है तो कौन है वो शख्स पाकिस्तानी 22 करोड़ में एक भी नहीं होगा जो कहेगा इसके खिलाफ एक्शन ना
फिलहाल इसको आप साइड पे रखिए। आम आदमी का जो मसला है जी, कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं, ये तो चल रहा है आपका मामला। और राणा साहब ने क्लियर कर दिया कि मुकदमा भी हो सकता है, जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर जरा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है, और हमारे लिए मजीद खुशखबरी सख्ती हमारी कब गर्मी में बदल जाएगी। मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपके करीबन 1300-1400 अरब के कर्ज़ों का हुजम भी कुछ ₹1 वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ़ ऑल ईवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकॉनमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 98 99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हज़ारों अरब में डबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली, जो मार्केट मुझे दिखा रही है, उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखें, ये हमारा फ़र्ज़ है और मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज़्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफ़र तक और इमरान ख़ान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकॉनमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज़ इसी इशू पे रखें। लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नज़र में मुस्लिम लीग नून के लिए वो कौन से लोग हैं जो आपकी और बेशमर्शी साहब की ऑडियो डिलीट करते हैं, ये ऑडियो डिलीट भी, वो कौन लोग हैं, ये अकाउंट्स हैं, ये कहाँ से हैंडल हो रहे हैं? एक सेकंड पहले इसका जवाब सुन लें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताऊं, हाँ इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस तरह अफेक्ट हुई हूँ, मेरा केस 4-5 साल, मेरे केस की जब डिटेल फैसला आ जाएगा, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जब इंशाल्लाह आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल बात करूँगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, 4-5 साल या 6 साल हो गया पैनामा को आए हुए, मुझे कोई शक नहीं था। मुझे पहले दिन से पता था कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। लेकिन आप ये देखें कि अगर ठीक है हमारे ऊपर सख्ती भी आई, हमारे पे आजमाइश भी आई, हमने कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी भी हो गए, लेकिन उस पूरे 6 साल में जिस तरह साजिशियों के चेहरे अवाम ने देखे, अगर वो 6 साल का अरसा ना गुजरता तो भला वो चेहरे कभी अवाम के सामने आते?
तो कुदरत का अपना तरीका है लोगों को एक्सपोज करने का। और आज भी ये साइफ़र वाली लीक्स पे आप आ जाएं, जब ये लीक्स बुनी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, तो उनको ये पता था कि ये लीक्स बाहर आ जाएंगी और साजिश का भांडा फूट जाएगा। उन्होंने तो मस्कीन बनने की कोशिश की अवाम के सामने कि मैं लोगों के सामने एक चेहरा लेके आ जाऊंगा कि मैं विक्टिम हूँ। भाई आप वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको एक झूठे कामे की बुनियाद पर निकाला गया। आपके अपने मेंबरान आपका साथ छोड़ गए जब आपके पास और कोई बात नहीं थी। कारकर्दगी आपकी इतनी बुरी थी कि अल्लाह ताला की पनाह, जब आपकी कारकर्दगी बुरी थी, जब आपके अपने मेंबर्स आपको प्राइम मिनिस्टर होते हुए छोड़ गए थे, तो जाहिर है बाहर आके कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए था ना। तो शैतानी दिमाग जो है वो अमल में आया और उसने ये साजिश घड़ी बैठ के। तो आखिर उन्होंने सोचा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता चलता है, वक्त वक्त की बात है, सब सामने आएगा। जी अच्छा, आज उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, उनकी निजी जिंदगी को डिस्कस किया जा रहा है, उसको रिव्यूट किया जा रहा है, उनके छापे पड़ रहे हैं, पुलिस रेड कर रही है। पंजाब हुकूमत बड़ी, मैं अलीम खान साहब का नाम ले देता हूँ, इसी तरह दीगर लोग भी हैं, उनकी सोसाइटी पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। उस पर मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, खासतौर पर इस हवाले से भी क्या पार्टी देखी है कि जो लोग मुश्किल में आपसे खड़े हुए आप उनका साथ लोग देंगे? देखिए बात तो ये है कि जो जब वो इमरान खान साहब के साथ थे, यहीं से उनकी बात पता चल जाती। बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि जब वो इमरान खान साहब के साथ थे, जब इमरान खान साहब उनके जहाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पैसे इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खर्चे पे पार्टी चला रहे थे, तब उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, तब उनको कोई मुकदमा नज़र नहीं आया। आज जब उन्होंने एक फ़ैसला किया और इस झूठे शख्स को, साजिशी शख्स को छोड़ दिया, तो आज उनके अंदर सब गुनाह भी याद आ गए, उनकी चीज़ें भी याद आ गई, उनकी चीज़ें भी खुल रही हैं। तो ये तो खुद ही भाई बात। और जहाँ तक आपने बात की कि ये जो इक़दामात उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, ये भी शॉर्ट लिव्ड है। इंशाल्लाह अभी इन सब चीज़ों का सामना इनको खुद करना पड़ेगा। देखिए बस एक सेकंड, देख मैं आज ज़रा थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि वी अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक हर जो पाकिस्तानी जो सफ़र कर रहा था, जो मुल्क डूबने की तरफ जा रहा था, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि उसमें आइन में बड़ी वाज़े एक प्रोसेस है। मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑनर किया, आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में उनको टिकटें दी। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि उनको अगर हम खड़े ना करते तो शायद हमारी ज़्यादा सीटें निकलती। और हमें लोग कहते थे इलेक्शन से पहले कि जी अगर आप टिकटें देंगे तो चूँकि ये PTI का ज़्यादा हिस्सा रहे हैं तो शायद आप हार जाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जब ये आइन के लिए खड़े हुए, जब इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे चूँकि हमारी यहाँ हुकूमत नहीं है। तो ज़ाहिर है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में तो PTI मास्टर माइंड है। आपके पास लगता है सवाल ख़त्म हो गए वैसे। अदनान, इसका जवाब मैं वैसे कोर्ट के बाहर दे भी चुकी हूँ कि जो मेरे दामाद की मशीनरी आई थी भारत से, वो इमरान खान साहब के दौर में आई थी, वो मेरे दौर में नहीं आई। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मरियम को शर्म आनी चाहिए, शर्म इमरान साहब को आनी चाहिए। हालांकि उसकी जायज़ आई है, उस वक्त इम्पोर्ट खुली थी, तो वो इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था तब आई थी। और मैंने बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कह चुके हैं कि ना मैंने उनसे कोई सिफारिश की, ना मैंने उनसे कोई कहा। उन्होंने कहा कि ये कानून अब बदल गया है, तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली गई, किसी ने ज़िद नहीं की। जी, ये मेरा मुल्क है, इसके कानून का एहतराम मुझ पे वाजिब है। जी, हाँ, अब मेरा पॉइंट ये है कि
बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी पब्लिक में भी वही स्टेटमेंट्स होती हैं। आई वॉज दी ओनली वन जिसने कीमतों को अपोज किया था। मेरी गवर्नमेंट मुझसे नाराज़ भी हुई, मुझे गिले शिकवे भी हुए। आप विटनेस हैं इस चीज़ की। जब कीमतें बढ़ाई गई तो मैं उसके साथ खड़ी नहीं हुई, और उसी के बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर से उस ऑडियो में बात की थी। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मुझे, आपने कहा ना कि सब कुछ वो एक्सटेंशन या वो तकर्री के वजह से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हुकूमत का एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है कि जब अब अगर हम हुकूमत में हैं तो हम आवाम को रिलीफ दें, इस मुल्क की खिदमत करें। और मेरी ऑडियो में भी यही बात थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर से ये कह रही थी, और मेरी ट्वीट पर जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा, मेरी ट्वीट में भी यही बात थी। मेरी बात में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बल्कि घर पे इससे ज़्यादा सख्त बात करती हूँ। सियासी मजबूरियाँ होती हैं, आपको मीडिया पे आकर आपको बड़ी प्रॉपराइटी के डोमेन में रहकर बात करनी पड़ती है, विद इन द बाउंड्स ऑफ प्रॉपराइटी। तो मैं वो करती हूँ, लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं तो हम आवाम के लिए जो रिलीफ की बात है, मैं उसमें बहुत सख्त बातें कर जाती हूँ। आज भी करके आई हूँ, बाय द वे। जब आपने अभी एक्सटेंशन की बात की, जब DGISPR ने ये कहा और जब खुद स्टेटमेंट्स आ गए कि हम एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो मैं उस पर क्या सराई क्यों करूँ? आपने बताया कि इमरान खान जब लीडर हाउस से गए तो पानी की बोतलें भी लेंगे। आपको ये पता चल गया कि पानी की बोतलें गायब हैं, लेकिन 5-6 माह तक आपको ये नहीं पता चला कि लीडर हाउस से साइफर की कापी गायब है। कहाँ पर वो 2 मीटिंग जो आगाम में की गई थी, कबीना की और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी, वो किस डॉक्यूमेंट की बेस पे बुलाई गई थी? दूसरा ये, अभी आपने कहा कि आप बंद कमरों में कि आवाम के मफाद की बात करते हैं, जबकि आपकी ऑडियो में है जिसमें आप कह रही है कहता जो सेहत कार्ड है इसको बंद कर दें, इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। अच्छा, आपने मेरा जो कोर्ट के बाहर, जब आप तो मीडिया वाले हैं, आपने सुनी थी मेरी प्रेसर, मैंने उसका जवाब दिया था। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और उस पर मैंने काम किया था। स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। आवाम की भलाई का मंसूबा है, और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। बड़े बड़े सर्जरीज़ होती हैं, हार्ट की सर्जरीज़ होती हैं, किडनी की सर्जरीज़ होती हैं, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। और आपको याद होगा कि वो मुझे साथ लेके जाते थे, उन्होंने जगह जगह जाके उस कार्ड को लॉन्च किया था। तो मैं कभी ये गुनाह नहीं कर सकती, मैं इमरान खान नहीं हूँ कि हमज़ा जब कहे कि 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली फ्री करनी है, तो वो कोर्ट में जाके उसको बंद करा दे। भले मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या मेरी अपनी हुकूमत हो, जो आवाम की भलाई का मंसूबा होगा मैं उसको दिलो जान से सपोर्ट करूँगी। मैंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था, आप ऑडियो को दोबारा सुने और बार बार सुने। मैंने कहा उसको ऑन करें, बंद करें नहीं कहा था। मैंने कहा उस हेल्थ प्रोग्राम को ऑन करें। और एक बार नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मेरी ये गुफ्तगू कम से कम 3 मरतबा हुई है। मैंने कहा उसके अंदर जितने भी लकूनस हैं उनको आप प्लग करें। उसके अंदर जितनी भी पिलफरेज हो रही है इमरान के ज़माने में, जो पैसा खाया जा रहा था, इसको रीडिज़ाइन करें ताकि आवाम को उनका हक़ मिले। मरियम नवाज़ कभी भी आवाम के भलाई के मंसूबे के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होगी, भले उसको कितना सियासी नुकसान हो। मैं अपने लोगों के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती हूँ प्राइसेस बढ़ाने में, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बताता, मैं जो मुझे जवाब, जी प्लीज़। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सेकंड जी, एक सेकंड नहीं, मुझे जवाब प्लीज़, जवाब कंप्लीट कर लेने दें प्लीज़। एक सेकंड, आपका सवाल ये था कि 2000 बोतलें तो नज़र आ गई, एक साइफर नज़र नहीं आया। 2000 बोतलें इसलिए नज़र आ गई, एक तो वो फिजिकली नज़र आनी चाहिए, इतना ज़्यादा क्वांटिटी सामने है। जब आप पहले दिन वहाँ जाए तो आपको पानी ना मिले तो फिर दूसरी क्वेरी होगी पानी किधर है। तीसरा ये है कि साइफर कुछ फ्लोट नहीं कर रहे होते, दे आर इन द बेस्ट क्लोजेट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते। इज़ द मोस्ट सेक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ अनदर कंट्री के मुतल्लक, यू कैन नॉट प्ले विद इट। ये सिर्फ 2-3 बंदों को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, फॉरेन ऑफिस भेजता है, और सबकी वही ड्यूटी है कि उसको कैसे करना है। हमें इसकी उस वक्त, अच्छा इससे अलावा हमारी गवर्नमेंट आने से पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये साइफर डिस्कस हुआ। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इस पर इस्टेब्लिश किया गया कि देर इज़ कोई उसमें साजिश नहीं है। उसके अलावा जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ उनके अपने एक अज़ाइम थे, तो ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि साइफर के ज़रिए कोई
साजिश नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये जब लीक्स आई हैं तो इसने हमें मजबूर किया कि हम देखें, कंपेयर करें, क्योंकि इसमें पता चला को मिनट्स भी बने थे। ये सारी चीज़ें बड़ी सीक्रेट और से ये नहीं होता कि आप आगे 4 साल के सारे कागज़ निकाल के देखना शुरू कर दें। इशू बनी, देखा, कंपेयर किया, तो उसके बाद मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई यानी नकम्मा तरीन भी डिप्लोमेट होगा, ही विल नेवर स्टेट व्हाट हैज़ बीन मिनटेड। वो पूरी स्टोरी थी जी। नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर हमेशा आपसे ये कहते सुने गए कि IMF से जान छुड़ाई जाए जी। आज पाकिस्तान की मईशत जब कमाल है IMF के पास, और आपने जब पेट्रोलियम की कीमतें भी कम की है तो IMF की कॉन्सेंट से की है, क्या आने वाले 10-15 साल के अंदर इस लानत से हमारा छुटकारा हासिल होगा? देखें सलमान गनी साहब, ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा था। इसकी बदकिस्मती ये है कि जब भी ये टेक ऑफ करता है कोई हिडन हैंड्स बाहर निकलते हैं, इस मुल्क की टांगों को खींचते हैं और ये धड़म से फिर मईशत गिर जाती है। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी हुकूमत ने मुकम्मल किया प्रोग्राम, इवन डिक्टेटर्स नहीं कर सके, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, शौकत अजीज़ साहब नहीं कर सके, तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में उसने मुकम्मल किया, पहली दफ़ा, वन एंड ओनली। और उसके एक सेकंड जी, और उसके बाद हमने ऐलान किया, कहीं छुप के नहीं किया। क्रिस्टन लगार्ड साहब आई जो उनकी MD थी, उनके साथ बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कि हमने खुदा हाफिज़ कह दिया है। अगर आप अपनी मईशत को उससे उधर आगे उसी डायरेक्शन में लेके जाते और इस मुल्क में एडवेंचर्स ना होते पनामा जैसे, तो आई कैन अश्योर यू कि एक को तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ ने आज तक किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ अपने भाई को फॉलो करेंगे, इमरान खान को फॉलो करेंगे या आसिफ ज़रदारी? आपने जो नहीं, सॉरी, मैंने जो आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब, डार साहब आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, बड़ी जल्दी वो भी आएंगे। बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, अपनी पार्टी को भी संभालेंगे, इस मुल्क को भी संभालेंगे। और जहाँ तक आपने जो बात की, जो जब मौका आएगा तो जो पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है, हम इंशाअल्लाह वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।